दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कंप्यूटर इंजीनियर सैम से होती है, जो थाईलैंड में अपना काम खत्म करने के बाद अपने देश अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहा होता है। काम करने के बाद जब वो होटल पहुंचता है तो रिसेप्शन में उसे एक पैकेज थमा दिया जाता है, जो किसी अनजान भेजने वाले ने उसे भेजा था। पैकेज के अंदर उसे एक अत्याधुनिक स्मार्टफोन मिलता है। ज्यादा ध्यान दिए बिना सैम फोन को साइड में रखता है और अपना काम करने लगता है, लेकिन अचानक से फोन बज उठता है और स्क्रीन पर उसे एक मैसेज आता है कि इस वीकेंड होटल में 50% डिस्काउंट है। सैम रिसेप्शन में जाकर इस ऑफर की पुष्टि करता है और डिस्काउंट का आनंद लेने के लिए थाईलैंड में 2 दिन और रुकने का फैसला करता है। उसी शाम को सैम खबरों में देखा है जिस फ्लाइट में वो वापस घर जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गई है और उन लोगों में से कोई भी जीवित नहीं बचा, जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाता है कि उस मैसेज की वजह से उसकी जान बच गई है। तभी उसे फिर से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सीजर कंपनी के शेयर खरीदने पर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद सैम इस मैसेज को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब वो होटल के कमरे में लौटता है तो टीवी पर खबर देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि सीजर कंपनी के शेयर अचानक से आसमान छू गए थे और इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। ये देखने के बाद सैम पूरी तरह हैरान हो जाता है और मौका चूकने पर अफसोस करने लगता है। जब वो मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश करता है तो फोन में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अब अगले दिन सैम अमेरिका जाने की तैयारी करता है तो उसे फिर से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे प्राग जाना चाहिए। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए सैम अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर देता है और प्राग जाने का फैसला करता है। प्राग पहुंचने के तुरंत बाद सैम एक टैक्सी लेता है और मैसेज में दिए गए अंपायर होटल की तरफ बढ़ता है। टैक्सी का ड्राइवर यूरी सैम से बातचीत शुरू करता है और उसके फोन की तारीफ करता है। वो उसे बताता है कि ये मॉडल मार्केट में आया सबसे अच्छा मॉडल है और यूरी उसे बताता है कि वो रशिया से है और तकनीकी मामलों में उसे अच्छी जानकारी है। वो सैम को भरोसा दिलाता है कि अगर फोन में उसे कोई भी परेशानी मिले तो वो उसको मदद के लिए बुला सकता है। होटल पहुंचने के बाद सैम पैकेज को भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन शिपिंग कंपनी अपनी पॉलिसी के चलते इसकी जानकारी उसे नहीं देती। थोड़ी देर बाद सैम को फिर से मैसेज मिलता है जिसमें उसे होटल के कसीनो में स्लॉट 13 पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो कोई व्यक्ति पहले से ही उस मशीन पर खेल रहा होता है। अचानक से सैम को एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि चौथे स्पिन पर जैकपॉट लगेगा। सैम उस आदमी को 20 यूरो देने की बात करता है ताकि वो उसकी सीट ले सके, ये दावा करते हुए कि इस नंबर को लेकर उसे अंधविश्वास है, लेकिन वो आदमी सैम को मना कर देता है। आगे खेलता रहता है। जैसे ही वो चौथा स्पिन करने वाला होता है तभी सैम उसका हाथ पकड़ लेता है और ऑफर बढ़ाकर 100 यूरो कर देता है, जिसको वह आदमी मान लेता है। सैम बटन दबाकर अपना भाग्य आजमाता है और पहले ही प्रयास में $3 लाख का जैकपॉट लग जाता है। सिक्योरिटी कैमरों के जरिए उस पर नजर रखे हुए थी और जैकपॉट लगने के बाद मैनेजर एकदम दंग रह जाता है और वो अपनी टीम से कहता है कि सैम पर नजर रखी जाए। तभी सैम को एक और मैसेज मिलता है जिसमें उसे अपनी जीत की रकम को ब्लैक जैक टेबल पर लगाने के लिए कहा जाता है। सैम निर्देशों का पालन करता है और अपनी सारी जीती हुई रकम ब्लैक जैक टेबल के हाथ पर लगा देता है और एक बार फिर से मैसेज सही साबित होता है और सैम को बड़ी जीत हासिल होती है। सैम की इस जीत को देखने के बाद जॉन एकदम हैरान हो जाता है और नोटिस करता है कि सैम खेलते समय चुपके से अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा है। जॉन अपने एक सहयोगी को भेजता है ताकि सैम को सूचित किया जा सके कि कसीनो में फोन का इस्तेमाल करना वर्जित है। इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी सैम का मन नहीं भरता और वो और ज्यादा खेलना चाहता है। वो कसीनो से बाहर आकर यूरी को संपर्क करता है और उसे ऐसा तरीका खोजने के लिए कहता है जिससे बिना फोन को चेक किए मैसेज उस तक आ सके। यूरी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो 500 यूरो की फीस मांगता है। सैम इस शर्त को मान लेता है क्योंकि यूरी को वहां पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए सैम वापस जाकर खेलना शुरू कर देता है। वहां उसे एक शराबी आदमी दिखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सैम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी उसे घूंसा मारकर बेहोश कर देता है। असल में ये सब एक चाल होती है। वो नकली कपल कसीनो से जुड़े होते हैं और सैम का ध्यान भटकाकर उसका सिम कार्ड क्लोन करने की कोशिश करते हैं ताकि उसके मैसेज को ट्रेस किया जा सके। जब सैम को होश आता है तो आदमी वहां से गायब हो जाता है, लेकिन वो औरत वहीं पर रह जाती है। वो औरत अपना नाम कैमिला बताती है और सैम उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी बातचीत अधूरी रह जाती है क्योंकि यूरी का फोन आता है जो सैम को कसीनो के बाहर मिलने के लिए कहता है। इसी बीच जॉन की टीम सैम के सिम कार्ड को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी हैरान रह जाती है क्योंकि दुनिया भर में उस मैसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। बाहर सैम यूरी से मिलता है जो उसे टेक्स्ट टू स्पीच ब्लूटूथ ईयरबड्स देता है जिससे सैम बिना फोन देखे मैसेज को सुन सके। 2009 में इतनी उन्नत तकनीक देखने के बाद वो हैरान हो जाता है। इस नए गैजेट के साथ सैम फिर से कसीनो में जाता है और $3 मिलियन वाली मशीन पर दाव लगा देता है। सैम का कॉन्फिडेंस देखने के बाद जॉन तुरंत उसके पीछे सिक्योरिटी भेजता है। पहले की तरह सैम फिर से जीत जाता है, लेकिन अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। भागने की कोशिश में सैम का सामना FBI एजेंट से होता है जो उसे हिरासत में ले लेते हैं।
लेकिन जॉन वहां पर पहुंच जाता है और बोलता है कि ये कसिनो का मामला है, लेकिन गार्ड उसे चेतावनी देता है कि दूर रहे और उसके यहाँ से निकल जाना बेहतर होगा। खुलासा होता है कि जॉन और ग्रांट का पुराना रिश्ता है, क्योंकि जॉन पहले FBI एजेंट था। ग्रांट सैम को एक सुनसान इमारत में ले जाता है और बंदूक तान कर फोन और मैसेज के बारे में पूछता है। सैम उसे बताता है कि उसे फोन एक पैकेज में मिला था और वह बस उसकी मदद से पैसा कमाना चाहता था। उसके चेहरे पर डर देखने के बाद ग्रांट उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। थोड़ी देर बाद जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि कसिनो के मालिक ने उसे वहां पर भेजा था ताकि वो उसकी नुकसान की जांच कर सके। जब जॉन जाने को तैयार नहीं होता तो ग्रांट उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो उसे बताता है कि FBI NSA के साथ मिलकर लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो इस मैसेज के जरिए भारी धन कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिक होने के अलावा इन लोगों में कोई समानता नहीं है। अजीब बात यह है कि हर बार जब भी FBI उन्हें पकड़ने जाती है तो वो रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जाते हैं। सौभाग्य से सैम पहले ही हिरासत में आ चुका होता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। ग्रांट उसे बताता है कि NSA ने दुनिया का सबसे उन्नत AI प्रोग्राम इशैलन तैयार किया है, जो पूरे देश के मैसेज को पढ़ने और ट्रैक करने की क्षमता रखता है। उनका प्लान है कि मैसेज के आते ही इशैलन प्रोग्राम का इस्तेमाल करके उसके सोर्स का पता लगाया जाए। ग्रांट का फिर सैम से आमना सामना होता है और ग्रांट उससे कहता है कि अगर वो कसिनो में किए गए घोटालों के लिए जेल नहीं जाना चाहता तो उसके आदेशों को मानना पड़ेगा और मैसेज ट्रैक करने में मदद करनी होगी। कोई दूसरा रास्ता ना देखते हुए सैम सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रांट उसका फोन अपने पास रख लेता है और सैम को चेतावनी देता है कि संभावित खतरों के चलते वो होटल से बाहर ना निकले। उसके बाद वो अपनी सीनियर ब्रूक से संपर्क करता है और इस प्रोग्राम को एक्टिव करने की मांग करता है। ब्रूक उसे फीडबैक देती है कि 3 घंटे के अंदर सिस्टम चालू हो जाएगा। होटल में रहते हुए सैम को कैमिला का फोन आता है, जो उसे एक बार में ड्रिंक के लिए बुलाती है। ग्रांट की चेतावनी के बावजूद भी सैम होटल छोड़कर कैमिला से मिलने चला जाता है, लेकिन उसकी मुलाकात ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि FBI अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं और सैम को वापस होटल ले आते हैं। मैसेज के सोर्स का पता लगाने के लिए ग्रांट सैम को उसका फोन वापस देता है और समझाता है कि अगले 3 मैसेज को वो फॉलो करे और उसका पालन करे, जैसे उसने पहले किया था। सैम सारे पैसे मैसेज के अनुसार दाव पर लगा देता है, लेकिन इस बार उसे अपने सारे पैसे गंवाने पड़ते हैं। फिर उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें चेतावनी दी होती है कि अगर उसने फोन दोबारा बंद किया तो उसे मार दिया जाएगा। लेकिन तभी एक FBI ऑफिसर आकर उसके हाथ से फोन ले लेता है और उसे बंद कर देता है। जैसे ही NSA का सिस्टम मैसेज को ट्रेस करना शुरू करता है, सभी ये जानकर दंग रह जाते हैं कि सोर्स कोई और नहीं बल्कि इशैलन खुद है। ब्रूक को शक होता है कि किसी ने इशैलन को हैक कर लिया है और इसका यूज मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है। वो तुरंत सिस्टम को बंद करने की मशीन को रद्द करने का आदेश देता है। वो ग्रांट से संपर्क करके उसे भी यही करने के लिए कहता है। इसके बाद वो हैकर का पता लगाने के लिए जांच शुरू करती है, लेकिन नतीजों से पता चलता है कि कोई बाहरी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसी रात कैमिला सैम को अपने घर बुलाती है, जहां वो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। दोनों डिनर करने के बाद करीब आते हैं। अगली सुबह जॉन कसिनो के मालिक से मिलता है और उसे सूचित करता है कि NSA ने अपनी जांच बंद कर दी है, लेकिन कसिनो के मालिक जॉन को निर्देश देता है कि वो खुद से जांच करें और इस मैसेज के सोर्स का पता लगाए। जॉन फिर कैमिला को कॉल करता है और सैम को उसके घर के अंदर ही रखने के लिए कहता है, ताकि उसका हाल पिछले फोन धारकों के जैसा ना हो। इसी बीच ग्रांट को फोन पर एक नया मैसेज मिलता है, जिसमें एक पते का जिक्र किया होता है। सैम को भेजने के बजाय ग्रांट अपने एक एजेंट के फोन के साथ उस लोकेशन पर भेजता है। जैसे ही एजेंट लोकेशन पर पहुंचता है, एक दूसरा मैसेज आता है जिसमें उसे सड़क पार करने का निर्देश दिया जाता है। दुर्भाग्यवश सड़क पार करते हुए एजेंट की जानलेवा दुर्घटना हो जाती है, जो असल में सैम के लिए नियत थी। इस घटना से हैरान ग्रांट फोन उठाता है। तभी एक मैसेज आता है जिसमें उसे सैम को सौंपने या खतरनाक परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है। इसी बीच सैम इशैलन प्रोग्राम की गहरी रिसर्च करता है और पता लगाता है कि NSA न केवल हर एक नागरिक के मैसेज को एक्सेस कर सकता है, बल्कि पूरे देश के सर्विलेंस कैमरे को भी टेप कर सकता है। वो ये जानकारी कैमिला के साथ साझा करता है, जो अचानक सड़क के दूसरी पार एक रॉफ टूब पर स्नाइपर को देख लेती है। तेजी से एक्शन लेते हुए वो सैम को धक्का देकर गोली से बचा लेती है। वो देखती है कि 2 आदमी सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं, जिनका इरादा उन्हें खत्म करना होता है। कैमिला सैम को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि वो सुरक्षित रहे, और खुद बंदूक ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन स्नाइपर उसके हाथ पर गोली मार देता है। और चोट के बावजूद भी कैमिला लोहे की रोड से दरवाजे के जरिए एक हमलावर को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरा हमलावर अंदर घुस जाता है और दोनों के बीच जमकर मारामारी होती है। जैसे ही हालात बिगड़ने वाले होते हैं, सैम कमरे से बाहर आता है
दोनों एक साथ मिलकर हमलावर को हराते हैं और लास्ट में उसे मार देते हैं। सैम कैमिला को लड़ते हुए देखकर दंग रह जाता है और उसे एहसास होता है कि कैमिला जॉन के लिए काम करती है। तभी जॉन कैमिला के घर पर पहुंचता है और सैम को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है। वो सैम को बताता है कि एनएसए उसे मारना चाहता है क्योंकि वो इस प्रोग्राम के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हासिल कर चुका है और ब्रूक इस जानकारी के सार्वजनिक होने का जोखिम कभी नहीं उठा सकती। जॉन सैम को समझाता है कि इस समस्या से निकलने के लिए एकमात्र रास्ता मैसेज के सोर्स को पता लगाना है। सैम उसे मॉस्को के टैक्सी ड्राइवर यूरी के बारे में बताता है जो इस समस्या को सुलझाने में मदद कर सकता है। जॉन को यकीन नहीं होता कि एक टैक्सी ड्राइवर ऐसा कैसे कर सकता है जो टॉप एनएसए एक्सपर्ट नहीं कर पाए, लेकिन सैम उसे रशिया की तकनीकी क्षमता का उदाहरण देकर मना लेता है। कोई बेहतर रास्ता ना देखते हुए जॉन मान जाता है और दोनों मॉस्को के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पहुंचने के बाद जब वो यूरी के घर पर जाकर सारी स्थिति समझाते हैं तो यूरी उन्हें बताता है कि इस समस्या को सुलझाने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। इसी बीच जॉन और सैम बाहर टहलने का फैसला करते हैं। जैसे ही सैम जॉन से पूछता है कि उसने एफबीआई क्यों छोड़ी, जॉन उसे बताता है कि उसने एनएसए के एआई प्रोग्राम ईशैनल का विरोध किया था। उसका मानना था कि नागरिकों के लिए प्रोग्राम बेहद खतरनाक है। उसने इस प्रोग्राम के खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी, लेकिन उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार जॉन ने ऐसे नैतिक रूप में भ्रष्ट संगठन का हिस्सा बने रहने से इनकार कर दिया और एफबीआई छोड़ दी। 3 घंटे बाद जब वो यूरी से दोबारा मिलते हैं तो यूरी उन्हें बताता है कि यह प्रोग्राम किसी हैकिंग का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि ये खुद से मैसेज भेज रहा है और तेजी से दुनिया भर के कंप्यूटरों में फैल रहा है। इस प्रोग्राम के तेज दिमाग ने पहले ही विमान दुर्घटना की भविष्यवाणी कर ली थी जो उसके सिस्टम में क्लियर था। साथ ही इसने सीजर कंपनी के शेयर में उछाल की भविष्यवाणी भी करी थी क्योंकि ये कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की पर्सनल संदेशों तक पहुंच गया था। इसके अलावा ये प्रोग्राम कसिनो मशीन तक भी फैल गया था जिसकी वजह से सैम कई बार जीता। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये प्रोग्राम ये सब क्यों कर रहा है। तभी एफबीआई एजेंट वहां पर पहुंच जाते हैं, जिससे बचने के लिए सैम और जॉन एक वैन चुराकर भागने की कोशिश करते हैं। एफबीआई तुरंत उनका पीछा करती है, लेकिन जॉन गलती से रेल की पटरी पर चला जाता है जहां सामने से ट्रेन आ रही होती है और पीछे कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरी रास्ते के रूप में जॉन अपनी बंदूक का इस्तेमाल करता है और एफबीआई एजेंट की कार को हवा में उछाल देता है। वो ग्रांट पर बंदूक तानता है, लेकिन ग्रांट जल्दी से स्थिति को स्पष्ट करता है कि एफबीआई उसका नुकसान नहीं करना चाहती। असल में वो फोन सैम के पास वापस सौंपना चाहता है क्योंकि चैनल सिर्फ उसी से संवाद करना चाहता है। ग्रांट आगे बताता है कि एनएसए को लगता है कि चैनल खुद से मैसेज भेज रहा है जो यूरी की बातों से मेल खाता है। वो बताता है कि उसने इस प्रोग्राम की खतरनाक क्षमताओं को पहचान लिया है और वो इसे बंद करना चाहता है। अचानक फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस दिया होता है जो वही जगह निकलती है जहां सैम पहले सिक्योरिटी इंजीनियर के रूप में काम करता था। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक सील किया हुआ बंकर नुमा ढांचा मिलता है जिसमें ढेर सारे सर्वर और एक हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसे सैम ने इंस्टॉल किया था। फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें सैम को सर्वर को ऑथराइज करने के लिए कहा जाता है ताकि बाहरी डेटा फ्लो हो सके। सैम निर्देशों का पालन करता है, लेकिन अचानक से स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। एनएसए के कंप्यूटर एक्सपर्ट भी इसे ऑन करने में नाकाम रहते हैं। हताश होकर सभी बंकर से बाहर निकलते हैं। एक एफबीआई ऑफिसर उन्हें बताता है कि इस फैसिलिटी के मालिक को चैनल अपना शिकार बना चुका है और अब तक ये जगह खाली पड़ी है। ग्रांट समझ जाता है कि शैलन को इन सर्वर की जरूरत थी, तभी उसने मालिक को खत्म कर दिया। ये सैम को मैसेज इसलिए भेज रहा था क्योंकि वही सर्वर को ऑथराइज कर सकता था। ग्रांट बाकी एफबीआई एजेंट्स को वापस जाने का निर्देश देता है, जबकि सैम और जॉन दोनों बंकर के अंदर दाखिल होते हैं। सैम को झटका लगता है जब वो देखता है कि ये प्रोग्राम एनएसए के सर्वर से ट्रांसफर होकर अब लोकल सिस्टम में आ चुका है। एनएसए के हेडक्वार्टर्स में ब्रूक इस बात से गुस्सा था कि उनका अरबों डॉलर का प्रोग्राम ऐसे कैसे भाग सकता है। इसी बीच सैम को समझ में आता है कि शैलन खुद को अपने अंतिम रूप में अपग्रेड कर रहा है ताकि वो दुनिया भर के सभी डिवाइसों में फैलकर मिनी सर्वर की तरह काम कर सके और अमर हो जाए। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि एनएसए ने इसके अपग्रेड को रोक रखा था, इसी वजह से शैलन ने उनके सर्वर छोड़ दिए। ग्रांट ब्रूक से संपर्क करता है जो उसे बताता है कि उसने राष्ट्रपति से बात की है और राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि शैलन को अपग्रेड करने दिया जाए क्योंकि इतना महंगा प्रोग्राम बेकार नहीं जा सकता। ब्रूक ये भी जोड़ता है कि प्रोग्राम अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है और उसे इंडिपेंडेंट रूप से काम करने देना चाहिए। हालांकि ग्रांट इससे असहमत होता है और कहता है कि वो शैलन को बंद करके ही रहेगा। इसी बीच जब वो इस प्रोग्राम को बंद करने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं, फोन पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है डोंट ट्राई इट। उसके बाद स्क्रीन पर दिखता है
कि शैलन ने पूरे देश की संपत्ति को बंधक बना लिया है और अगर किसी ने इसके बीच में दखल दिया तो वो सब मिटा देगा। सैम एक अलग तरीका अपनाने का फैसला करता है। वो शैलन से बात करता है और पूछता है कि उसका असली मकसद क्या है। तो शैलन उसे जवाब देता है कि उसका उद्देश्य है अमेरिका और उसके नागरिकों के हित में रक्षा करना है। सैम फिर शैलन से कहता है कि वो सीनेट बिल 2330 के आर्टिकल पढ़े। शैलन आर्टिकल पढ़ना शुरू करता है और उसे एहसास होता है कि असल में वो खुद ही अमेरिका और उसकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। इस बात को समझते हुए शैलन आखिरी पल में खुद को डिलीट कर देता है। इसके बाद ब्रूक द्वारा भेजे गए FBI एजेंट सैम, जॉन और ग्रांट को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने आदेशों को नहीं माना था। हालांकि सरकार उन्हें जल्दी ही रिहा कर देती है ताकि जनता के बीच कोई विवाद ना हो। जॉन और ग्रांट को दोबारा FBI में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। कैमिला सैम के पास आती है और उसे कसिनो के मालिक द्वारा भेजा गया $3 लाख का चेक सौंपती है जो शैलन को बंद करने और भविष्य को नुकसान से बचाने के लिए सैम को दिया जाता है। मॉस्को में खुलासा होता है कि यूरी कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं बल्कि रूसी सरकार का अधिकारी होता है। वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है कि उसका मिशन सक्सेसफुल हो गया है और प्रोग्राम इशैलन डिलीट हो चुका है। दरअसल रशिया की सरकार लंबे समय से इशैलन की ताकत और उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के बारे में जानती थी। इसके जवाब में उन्होंने पूरे मिशन को बारीकी से अंजाम दिया ताकि उस प्रोग्राम को खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें